Well, greetings everyone. Today in this video, we are going to discuss very important aspect, familiarity with the बेयर एक्ट. For that, हम लोग ये जो सीधे सीधे स्टैट्यूट है अपनी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, इसको देखेंगे और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे. राइट अब देखिए सेक्शन 2 जो है वो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, विच सिंपली स्पीक्स दैट इन दिस एक्ट the following words and expressions are used in the following senses unless a contrary intention appears from the context. Now there is A, B, C, D से लेके H तक. So in H you will find section 2H says that an agreement that is enforceable by law is a contract. ये अक्सर जो लाइन आप सुनते आते हैं एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, दिस बेसिकली कम्स फ्रॉम दिस particular section 2H. Okay, now in from A you will find when one person signifies his to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that to other, such act or abstinence is said to make a proposal. So in A, proposal is defined. In B, when the proposal becomes a promise. So a proposal when accepted becomes a promise. Right now here what you need to focus. So if CLAT consortium will give you all these lines as one passage, then you will get baffled कि भाई क्या कहना चाह रहा है. तो यहाँ पे अपने प्रपोजल की बात कर रहा है और उस प्रपोजल में क्या लेने की कोशिश होगी, असेंट लेने की कोशिश होगी. और बी में आप देखिए कि वही असेंट दे सकता है जिसको प्रपोजल दिया गया है. व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto. Now when the person to whom the proposal is made is an important essential because कोई और दूसरा एसेंट नहीं दे सकता. उसके बाद आप सी में देखिए, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसर, द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसी. अब क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट प्रोमिसर और प्रोमिसी के बीच में ही होता है तो इसको प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है. और प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप देख सकते हैं ए और बी से निकल के आ रहा है. राइट डी को आप देखिए, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन or abstain from doing or does or abstains from doing or promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called consideration for the promise. Now in this, consideration is defined. Now here you will find one interesting thing. If you I mean this is the beauty of legal language जो कि आपको समझनी चाहिए अगर आप क्लैट जैसे एग्जाम को देने जा रहे हैं. हर एक वर्ड का अपना सेंस है. यहाँ पे देखिए कह रहा है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. नाउ एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर जो वर्ड स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि जिसने ऑफर दिया है उसी की मर्जी जो है, यानी कि वो जो चाहता है आप वही करेंगे एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. ठीक है, अगर मान लीजिए देयर इज सम थर्ड पर्सन जो कि प्रोमिसी को बोले कि तुम ऐसा ऐसा कर दो अगर तुम्हें प्रोमिसर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो देन दैट इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन. कंसिडरेशन शुड ओनली कम, राइट, कंसिडरेशन शुड ओनली कम फ्रॉम आई मीन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर कंसिडरेशन शुड ओनली कम फ्रॉम द प्रोमिसर एंड नो अदर पर्सन. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. राइट, when at the desire of the promiser the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called consideration for the promise. ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट आपका देखने को समझ में आ रहा है कि कंसिडरेशन सिर्फ और सिर्फ प्रोमिसर और प्रोमिसी के बीच में नहीं, कोई और तीसरा पर्सन भी कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए ये लिखा हुआ है कि प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग. यहाँ पे प्रेजेंट और फ्यूचर की भी बात कर रहा है. नॉट ओनली सम एक्शन बट ऑल्सो टू प्रोमिस, यानी कि अगर ए और बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करें और बी ये बोलता है ए ये बोलता है बी से कि तुम मेरे लिए ये काम कर दो, बदले में मैं तुम्हारे लिए कुछ और काम कर दूंगा, तो तू जो कुछ और काम कर दूंगा जो प्रॉमिस है वो भी अपने आप में कंसिडरेशन हो जाता है. एंड एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट. एग्रीमेंट के बाद प्रॉमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन
और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस. मतलब क्विड प्रो क्वो, समथिंग फॉर समथिंग, दैट इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट. एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड. एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. तो यहाँ पे आपको पूरा एग्रीमेंट डिफाइन कर दिया. ठीक है. उसके बाद वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में देखिए, यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिखाई देगा कि आगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. तो आई और जे दो अलग चीज़ें हैं, क्योंकि आई जो है वो बात करता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, राइट. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज देयर टू, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर, राइट. एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज but not at the option of the other is a voidable contract. Now here you will find very amusing thing that ये definition आपको तब तक नहीं समझ में आएगी जब तक आप इस लाइन का मतलब नहीं समझेंगे. देखिए, एग्रीमेंट किसी एक पक्ष पे डिपेंड नहीं करता. मतलब एग्रीमेंट की एनफोर्सेबिलिटी का मतलब, अगर मान लीजिए दो पार्टीज़ हैं ए और बी, और उनमें से दोनों पार्टीज़ अपने अपने ऑब्लिगेशंस और प्रोमिसेस को कंप्लीट कर रही हैं, तो वो एग्रीमेंट सही है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो चलेगा. लेकिन अगर इनमें से किसी ने भी, एक ने भी अपनी कंडीशंस को मानने से मना कर दिया, राइट, तो कोई दोनों जो नहीं मान रहा है, जो कंडीशन नहीं मान रहा है, उसको मनवाने के लिए, उससे कंपेंसेशन लेने के लिए दूसरी पार्टी कोर्ट में जा सकती है. अगर ए नहीं मान रहा है तो बी जा सकती है, बी नहीं मान रहा है तो ए जा सकता है. लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के केस में ये जो चेंज है, आप जरा यहाँ पे नोटिस करिए, लिखा है एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज देयर टू, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. अब कॉन्ट्रैक्ट में जाहिर सी बात है कि अगर तीन लोग भी हैं तो तीनों का आपस में एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा. इनमें से मान लीजिए कोई एक पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करा सकती है या एनफोर्स करा सकती है, तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है. अब आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट में आपको ये समझ में आएगा कि वॉइडेबल वही काम कर सकता, मतलब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वही डिक्लेयर करवा सकता है जो कि जिसकी कंसेंट फ्री नहीं होती है. ठीक है. तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि अगर कोई एक पार्टी मना कर देती है कॉन्ट्रैक्ट करने से, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा मान लिया जाएगा कि एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो यहाँ पे ये पॉइंट की बात है जो कि एग्जैक्टली लीगल लैंग्वेज से अपने को नहीं समझ में आती है. इसीलिए अगर क्लैट में ऐसा स्टेटमेंट हमारे सामने आ जाए और हमें वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ये बातें पता हो, तो फिर बहुत ईजी रहता है समझना, राइट. अब जे के बारे में आप देखिए, तो अब देखिए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये चार क्लासेस हैं. दीज आर द 4 क्लासेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो इट इज़ वेरी वेरी टेक्निकल टू अंडरस्टैंड दैट ये सब चीज़ें क्या वैलिड हो सकती हैं, है ना. तो कॉन्ट्रैक्ट कई बार होने के बाद भी वॉइड हो जाता है. कॉन्ट्रैक्ट कई बार होने के बाद डिक्लेयर कर दिया जाता है वॉइड कोर्ट के द्वारा, तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है. नाउ हियर वी हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दीज थिंग्स. अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल. तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सिंपल है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बाद में एनफोर्स नहीं कराया जा सकता, और इसके कई सारे कारण हो सकते हैं. ठीक है. सो आफ्टर दिस इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यहाँ से तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ चुका है, पूछा जा चुका है आपसे ये चीज़ कि ऑफ द कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रेसिप्रोकल रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स. नाउ दिस ऑलरेडी हैज़ बीन आस्क्ड इन क्लैट, कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन. अब देखिए, ए अगर पर्सन है और ए ने बी को कॉन्ट्रैक्ट किया, मान लीजिए 18 अगस्त को, 18 अगस्त को, राइट. ए ने बी को ऑफर दिया 18 अगस्त को, राइट. और उसमें बोला कि 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको क्या करना है, ऑफर एक्सेप्ट करना है. ठीक. मान लीजिए ये 12 बजे रात को 12 AM पे किया 18 अगस्त की, तो अगले 12 AM तक, यानी कि 19 अगस्त तक इसको एक्सेप्टेंस देना है अपना. ठीक है. ये तो तभी हो पाएगा अगर 24 घंटे के अंदर अंदर कॉन्ट्रैक्ट इसके पास पहुंचता है. मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट 24 घंटा, अब ये कब से गिनेगा, जब इसने पोस्ट कर दिया 12 AM से गिनेगा ए, राइट. बी तक अगले 24 घंटे के अंदर नहीं पहुंचा तो क्या होगा,
ये वाली कंडीशंस को रिजॉल्व करने के लिए हमारा सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 हमारे सामने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आता है, और सेक्शन 6 जिसके बारे में यहाँ पे बात होती है कि एक्सेप्टेंस, ऑफर एक्सेप्टेंस और उसका रिवोकेशन किस टाइम पीरियड में किया जा सकता है। फिर स्टेटमेंट जो सेक्शन 7 है वो एक्सेप्टेंस के बारे में बताता है कि ऑफर का एक्सेप्टेंस कैसा हो सकता है। सेक्शन 8 में एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसिडरेशन बताता है कि सिर्फ एक्सेप्टेंस में ज़रूरी नहीं है कि आप हाँ बोलो, अगर आपने जो कंडीशंस थी उनमें से कोई कंडीशंस परफॉर्म कर दी या आपने कंसिडरेशन को रिसीव कर लिया तो मान लेंगे कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहते हो, आपका एक्सेप्टेंस है। सेक्शन 9 में प्रोमिसेस एक्सप्रेस और इम्प्लाइड प्रोमिसेस के बारे में बात करता है। सेक्शन 10 व्हाट एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट, व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करता है। सो सेक्शन 10 तक आते आते पूरा जो एसेंशियल्स है हमारे सामने वो एकदम थ्रेडबेयर बेसिस पे ओपन अप हो जाते हैं। तो आप इसीलिए इस पर्टिकुलर लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, दोबारा पढ़िए इन लाइनों को, एक एक लाइन को खुद को समझाइए और फेमिलियर होइए कि लीगल लैंग्वेज कैसे होती है। इसके सेकेंड पार्ट में हम कम्युनिकेशन के बारे में, रिवोकेशन के बारे में इलस्ट्रेशन के साथ डिटेल में समझेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको ये जो छोटी छोटी सीरीज़ है लेक्चर्स की, ये लीगल लैंग्वेज के साथ फेमिलियर भी करवाएगी और आपको आगे जाके इसका बहुत फ़ायदा होगा जब आप पैसेजेस पढ़ेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे बहुत सारे शॉर्ट लेक्चर्स यहाँ पे आपको फ़ायदेमंद मिलने वाले हैं।